तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हाइलोएरिन बनाने का मेथड पढ़े थे। हाइलोएरिन दो मेथड का था, हो गया। अब हाइलोएरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन। हाइलोएरिन हाइलोएरिन का रासायनिक गुण पढ़ना है, ठीक है? तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन। लिख लिए? तो अब जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे हाइलोअल्केन के बारे में, हाइलोअल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना। तो हाइलोअल्केन में 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन देखा गया था। एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा था इलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा था रिडक्शन, और चौथा था रिएक्शन विथ मेटल। और इसी तरह हाइलोएरिन में भी केमिकल रिएक्शन होता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है या इलिमिनेशन में होता है। हाइलोएरिन में इलिमिनेशन, यहाँ होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा है मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। 3 ही पढ़ना है, समझ गए? तब लिखो पहला नंबर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक, पहले लिखो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। और तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह आपका तीसरा रिएक्शन। और इस दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और हम लोग हाइलोअल्केन में इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पढ़े थे, और हाइलोएरिन में मोस्टली अधिकतम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पाया जाता है। हाइलोएरिन में 90% रिएक्शन किस टाइप का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? शांति से रहो बच्चों, पढ़ाने में मन लगेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो क्या है पहला बताओ? क्यों परेशान है जी? देखो गप कर रहा है, क्यों परेशान है बताओ? पढ़ने आए हो नया कि परेशानी करने आए हो? तो पहला लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब तो जानते हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़े हुए हो। अब यहाँ हाइलोएरिन में देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। हाइलो अल्केन में देख चुके हैं, जैसे हाइलो अल्केन में लिए थे हम लोग RX हाइलो अल्केन हुआ, और इसका रिएक्शन KOH से कराए थे एक्वस, तो क्या बना था बताओ तो, क्या बना था? यहाँ R और X माइनस, इस पर प्लस K प्लस OH माइनस, तो R किससे मिलता था? ROH बना, और प्लस क्या निकला? KX निकला। तो यहाँ X का स्थान कौन ले लिया? तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो X का विस्थापन न्यूक्लियोफाइल द्वारा हुआ तब नहीं ये बना, तो X हटा OH जुटा तब नहीं ये बना, तो इसी का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पढ़े हुए हो उसको। अब हाइलोएरिन का बात है, तो मान लेते हैं हाइलोएरिन का एग्जांपल बताओ कोई तुम लोग। हाइलोएरिन का एग्जांपल बताओ। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब ना है। इसी को हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। हाइलोएरिन का कॉमन नाम एराइल हैलाइड, हाइलो अल्केन का कॉमन नाम अल्काइल हैलाइड। तो मान लेते हैं आप हाइलोएरिन ले लेते हैं, यहाँ X लगा दिए तो अभी हाइलोएरिन कहलाएगा, या एराइल हैलाइड कहलाएगा। ये बेंजीन ग्रुप, ये एराइल ग्रुप होता है, मतलब बेंजीन को एराइल ग्रुप जैसा व्यवहार किया जाता है, एराइल हैलाइड हुआ। अब इसका रिएक्शन किसी के साथ कराएंगे, मान ले उस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ NaOH से कराएं, तो NaOH में Na प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हुआ, मतलब इसका रिएक्शन किससे करा है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से X हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, कार्बन है छुपा हुआ ना, तो कार्बन से X हटेगा और न्यूक्लियोफाइल जुटेगा। कार्बन और X में X पर माइनस, कार्बन पर, तो इस प्लस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर आपका NU जुट गया, और क्या निकला बताइए? X माइनस निकला ना, X कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भागा, तो इस पर कौन चार्ज आएगा? तो X माइनस हो गया। तो यह भी तो एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो X माइनस न्यूक्लियोफाइल हुआ, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल हुआ। एक न्यूक्लियोफाइल का विस्थापन दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा हुआ, इसलिए यह हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक में जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल द्वारा होगा तभी नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल है, इतना पहले लिख लो, यह किसके अंतर्गत लिखना था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत लिखना था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत लिखना था। अभी यहाँ बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, समझ गए ना?
हो गया, बोलो। यहाँ ये रिएक्शन में क्या पता चल रहा है, बताओ तो। इस रिएक्शन में पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, लेकिन हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। या तो आसानी से कर दिए, दिखा दिए, लेकिन हाइलोएरिन बहुत कम क्रियाशील कंपाउंड होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। हाइलो अल्केन बहुत ज्यादा क्रियाशील, लिखाए थे पॉइंट। हाइलो अल्केन पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि पोलर नेचर का होता है। और हाइलोएरिन कम क्रियाशील होता है, केमिकली कम रिएक्टिव होता है। इसका कारण है क्यों ऐसा हुआ, तो कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसलिए जब इसका रिएक्शन हम किसी से कराएंगे जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हम लोग हाइलो अल्केन में पढ़े थे CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन KOH से कराए थे अल्कोहलिक एक्वस। तो क्या बना था बताओ तो। यहाँ से ब्रोमीन माइनस के रूप में निकला था इस इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, और यहाँ K+ OH माइनस, तो ब्रोमीन निकलता था, OH यहाँ उड़ता था, तो क्या बन गया था CH3 CH2OH और KBr। तो यहाँ बिना टेम्परेचर दिए हुए, बिना कुछ किए दोनों में रिएक्शन आसानी से हो जाता था। यहाँ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, आसानी से प्लस माइनस में टूट जाता है, इसलिए तेजी से रिएक्शन में भाग लेता है। लेकिन यह हाइलोएरिन का जब इसी का यहाँ पर हाइलोएरिन रख दे, यहाँ KOH रख दे, तो इजीली रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाइलोएरिन बहुत कम क्रियाशील कंपाउंड होता है। अब ये कम क्रियाशील क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण समझना पड़ेगा। यदि पूछ दिया जाए 2 नंबर में क्वेश्चन, हाइलोएरिन कम क्रियाशील होता है क्यों। यदि पूछ दिया जाए हाइलो अल्केन अधिक क्रियाशील होता है क्यों, बताओ। क्योंकि हाइलो अल्केन में कार्बन और ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। अच्छा एक बात, यहाँ भी तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी तो पोलर होना चाहिए ना। जैसे हम यहाँ प्लस माइनस में तोड़ दिए, वहां भी पोलर है, देखने में लग रहा है पोलर, लेकिन वास्तव में कुछ और है। जैसे हाथी का दांत दिखाने का होता है कुछ, और खाने का कुछ होता है, पता है ना। यह दिखाने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो उसी में हम लोग जाएंगे क्या छुपा हुआ है। कैसे जानेंगे, हाइलोएरिन कम क्रियाशील होता है। सब लिखो बच्चों, स्टार देकर लिखना। हाइलोएरिन रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। अतः हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है, नहीं होता है। हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाइलोएरिन में हम डाल दिया रिएजेंट
रिएक्शन हो जाएगा, इजीली नहीं होगा। हाइलोएरिन रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, अतः हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे नाइट्रोजन N2 गैस कम क्रियाशील होता, अक्रिय होता, पढ़े थे ना। तो जब इसका रिएक्शन किसी से कराना पड़ता था तो क्या करना पड़ता? जैसे हाइड्रोजन से कराते थे तो क्या करना पड़ता था? इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लेना पड़ता था, कैटालिस्ट डालना पड़ता था, तब रिएक्शन होता था। वही बात यहां भी होगा। हाइलोएरिन का रिएक्शन, जब हाइलोएरिन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना होगा, तब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, आसानी से नहीं दिखाता है। तो लिखिए इस प्रकार, इसी में लिखना, इस प्रकार हाइलोएरिन्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जिसको हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब कठिन परिस्थिति हो गया है। इस प्रकार हाइलोएरिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जिसको कहा गया ड्रास्टिक कंडीशन, कठिन परिस्थिति, मतलब इसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देने में पैसा लगेगा ना। इस प्रकार हाइलोएरिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में कठिनाई से उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए क्या करना होगा? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना होगा, तब होगा आसानी से। और ये बात हाइलो अल्केन में ऐसा, वहाँ कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर नहीं जरूरत पड़ता था। हाइलो अल्केन और कुछ रिएजेंट को डाले रिएक्शन हो गया, यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब सवाल है यहाँ जो लिखे, हाइलोएरिन रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, ऐसा क्यों? कारण जानना होगा ना। खाली बोल दिया कम क्रियाशील होता है, तुम लोग भी सुन लिया कम क्रियाशील होता है, दिखाना पड़ेगा कैसे कम क्रियाशील। यही क्वेश्चन आता है कि हाइलोएरिन कम क्रियाशील होता है क्यों? किसकी अपेक्षा कम क्रियाशील? हाइलो अल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। हाइलो अल्केन अधिक क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि हाइलो अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या होता है? पोलर नेचर का होता है, पोलर। तब लिखे पैराग्राफ चेंज करके, हाइलोएरिन्स के कम क्रियाशीलता, हाइलोएरिन्स के कम क्रियाशीलता हाइलोएरिन के कम क्रियाशीलता होने के निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित कारण होते हैं।
हाइलो अल्केन के हाइलो एरिन के कम क्रियाशीलता होने के निम्नलिखित कारण हैं। वैसे तो कई कारण है, आपको दो ही मेन कारण हम बताएंगे। तो पहला कारण है बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा कारण है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, यही दो कारण मेन है। तीसरा होता है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। चौथा होता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कैटायन। और दो कारण होता है, तो उतना डिटेल मत जाओ, संभव नहीं है उतना बताना। आपको जो जरूरी है वही बताएंगे। तो ये आपका दो कारण है हाइलो एरिन को कम क्रियाशीलता होने का, समझ गए? जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसका कई कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है बताओ? मेहनत नहीं करता है, लिखता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता है, गप मारता है, मोबाइल देखता है, उसी में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। कई कारण होगा ना। या कोई पढ़ने वाला है, उसको अलग फैक्टर उसको कमजोर कर रहा, पैसा नहीं है, गरीबी है, वो सब भी कारण हो सकता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम अभी क्या है, पैसा का कमी अभी लगभग नहीं के बराबर है। सब आदमी, सबके पास पैसा है। अभी क्या है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, यही उसका कारण है। देखते हैं ना क्लासरूम में मोबाइल से खेल रहा है, अब वही यदि वो क्लास देखता रिवीजन करता क्या क्या पढ़े हैं, तो दिमाग में रहता, याद होता। और जो बच्चा मोबाइल से पीछे परेशान है, उसका क्या होगा लाइफ? तो लाइफ कुछ होगा? पास करना मुश्किल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा, अरे तो फेल हो गया, रोएगा, फांसी लेने जाएगा, ट्रेन में कटने जाएगा, दिखाएगा हम फेल हो गए, कहीं निकल जाएगा, घर भाग जाएगा। हाँ, तो हम कितना कारण बताए? आप सुनो, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2 नंबर में कि हाइलो एरिन कम क्रियाशील होता है क्यों, तो यही 2 कारण लिखना है। और इसका डिटेल 2 नंबर में लिखना संभव नहीं है। अभी डिटेल हम करेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखना संभव नहीं से, ये 2 कारण दिखा देना, हो गया। अब पहला कारण क्या है बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनादी प्रभाव। और सुनो, देखो, समझने का कोशिश करो। अनुनादी अब क्या होता है? अनुनादी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे देखो, कहीं पर डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड में कौन कौन बॉन्ड बनता है? एक पाई बनता है, एक सिग्मा। तो पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत कि सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो ये जो मान लिया सिग्मा बॉन्ड है ये, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से ना बॉन्ड बना, ये दोनों कहलाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन ये है, पाई बॉन्ड ये है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस में क्या होता है, यही पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर है, इसलिए ये स्थिर नहीं रहता है, ये घूमते फिरते रहता है।
जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, पढ़ता है, वो स्थिर नहीं रहता है, घूमते फिरते रहेगा, जहाँ तक भोगते रहता है। मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, उसका डिलोकलाइजेशन होते रहता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहे, कभी रोड पर पोकेगा, कभी कहीं जाके गप मारेगा, यही करता है, उसी को बोलते हैं डिलोकलाइजेशन। और कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो लोकलाइज रहेगा, स्थिर रहेगा, पढ़ेगा केवल, वही बात है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कमजोर है, पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सब कमजोर बॉन्ड बनाया है, इसलिए यह स्थिर नहीं रहता है, तो ये घूमते फिरते रहता है। इसी प्रोसेस का नाम होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना मतलब स्थान चेंज करते रहना, तो उसी प्रोसेस का नाम होता है अनुनादी, रेजोनेंस उसी को कहा जाता है। उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मीनिंग हुआ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस का मीनिंग क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन ऑफ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। है समझ में इतना? तो अब हमको देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कैसे होता है। इतना पहले लिख लो। डिलोकलाइजेशन समझ में आया क्या? इधर उधर भटकना, अस्थिर नहीं रहता है। और लोकलाइज का मतलब क्या हुआ, स्थिर रहना। हो गया बच्चा? अब हमको देखना है कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये बात हम लोग किसमें पढ़ने जा रहे हैं, हाइलोएरिन में। किसमें पढ़ने जा रहे हैं, हाइलोएरिन में। और डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का कहाँ होता है, तो देखो जैसे सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन लगा देंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, अल्केन के अल्किन, अल्किन बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ऐसे आएगा, ये सब देखना है। तो इसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, रेजोनेंस। समझ गए? अब जैसे फिर एक एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड यहाँ था, इसका यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन जो कमजोर होगा। आप देखिए हाइलोएरिन में कैसे रेजोनेंस होता है। तो हाइलोएरिन में हम एग्जांपल ले लिए क्लोरोबेंजीन का। किसका एग्जांपल ले लिए, तो क्लोरोबेंजीन का आपका फॉर्मूला तो ऐसा है ना, यहाँ क्या होता है, और इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, 3 डबल बॉन्ड के बदले में गोला लगाते हैं। तो आज देखना है कि 3 डबल बॉन्ड के बदले ये गोला क्यों लिखते हैं, अभी पता चल जाएगा। समझ गए? तो आप देखो, तो क्लोरोबेंजीन का संरचना, वास्तविक संरचना अस्थिर से देखना बच्चा, बहुत मजा आएगा। अभी अस्थिर से केवल देखो तुम लोग। और डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं ना, मान लो यहाँ दे दिए, तब यहाँ नहीं होगा, यहाँ देना, यहाँ नहीं होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब कार्बन का 4 वैलेंसी होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए,
तो कितना है? 1 2 3 ही है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। और यहाँ भी क्या होगा? सब में क्या है? एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है छुपा हुआ। और ये तो अभी बेंजीन हुआ, इसको जोड़ोगे तो C6H6 होगा ना, ये बेंजीन हो गया। हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो कहीं का भी एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन जोड़ दो। मान लो यहाँ का हटाकर हम क्लोरीन लगा दिए तो हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन बन गया, नहीं बना? अब देखो, अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए आप लोग। 7 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 को क्या लिखेंगे? 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, और कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो क्लोरीन का बाकी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह बचा हुआ है, इसके पास 7 होता है ना, तो 7 में एक बंधन बनाया है किसके साथ? कार्बन के साथ। बाकी 6 बचा हुआ है, वो सब बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। जो बॉन्ड नहीं बनाता है क्या है? लोन पेयर। जैसे तुम लोग अभी क्या हो? लोन पेयर हो, मतलब बॉन्ड बना लोगे तो क्या हो जाओगे? पेयर हो जाओगे। तो ये अभी क्या है? अनपेयर्ड है, मतलब ये नॉन बॉन्डिंग है। क्या है? नॉन बॉन्डिंग बोलो या लोन पेयर बोलो। तो अब देखो, ये जो इस पर लोन पेयर है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भीड़-भाड़ ज्यादा है ना, तो इसलिए यह सब लोन पेयर इस पूरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है, इस मॉलिक्यूल को परेशान कर देता है लोन पेयर। अब कैसे परेशान करता है देखो, तो अब यहाँ से क्लोरीन, अब ये सब क्या है? ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ से भागना चाहता है, तो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर भागेगा, दूसरे के पास नहीं भागेगा। तो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी कहीं से भी ले सकते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, कार्बन पर आ गया। तो बताओ, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का इसको कमी हो गया, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब अकेले यहाँ क्या करेगा? फिर इसके सामने आके बॉन्ड बना लेता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब कार्बन भी डिस्टर्ब हो गया, पहले से यहाँ डिस्टर्ब था ही, अब यहाँ से उछल के यहाँ आया, तो कार्बन भी डिस्टर्ब हो गया। कैसे? कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कार्बन 4 से ज्यादा नहीं रख सकता है वैलेंसी। तो इसलिए अब कार्बन क्या करेगा? इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर होता है, तो कार्बन बोलता है तुम यहाँ से भागो, हम तुमको नहीं रख पाएंगे, तुम जाओ। क्योंकि उधर से क्लोरीन इस पर क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो ये थोड़ा परेशान हो गया, इसलिए कमजोर वाला को बोला तुम जाओ। समझ गए? तब ये कमजोर में से मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर किस पर जा जाएगा? अगले कार्बन पर। तो अगले कार्बन पर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया यहाँ पर ऐसे, तो ये फ्री ना हो गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ आ गया, तो कार्बन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया, तो इस पर एक बढ़ गया ना, इसलिए यहाँ कौन चार्ज हो जाएगा? और यह कौन बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड। तो देखो, कार्बन का 1 2 3 4 अपना हुआ, और एक बढ़ा हुआ इस कार्बन का, इसी के कारण कौन चार्ज हुआ? -4। तो बढ़ा हुआ है, तो ये भी तो नेगेटिव चार्ज, ये भी तो डिस्चार्ज होना चाहेगा, उस पर चार्ज हो गया, वो भी परेशान हो गया, गुस्सा हो गया उसमें। अब गुस्सा को शांत करेगा कैसे? अब ये अगला इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन पर भेज देगा। समझ गए? अब ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये फिर यहीं रह गया, तो फिर यहाँ कौन? ये माइनस खत्म, यहाँ कौन कौन बनेगा? डबल बॉन्ड। फिर देखिए, इस कार्बन का फिर कितना हो गया? 5, तो यह भी अब डिस्टर्ब हो गया। अब फिर पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा?
इस पर भेज देगा। तो यहाँ भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये फ्री हो गया, यह दिखाएंगे, ये यहाँ आया तो माइनस चार्ज, तो ये कौन बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। और ये भी डिस्टर्ब हो गया, नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, तो फिर बढ़ा हुआ इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, ये बढ़ा हुआ को कहाँ भेजेगा, इसके पास। तो ये यहाँ गया, ये यह रह गया, फिर कौन बॉन्ड, तो फिर देखो कितना बॉन्ड बन गया, ये भी डिस्टर्ब हुआ। तब फिर पाई इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये फ्री हो गया, इस पर फिर कौन चार्ज, माइनस चार्ज। तब फिर देखो तो यहाँ कौन कौन बचेगा, तो इसका 1 2 3 4 5 एक बढ़ा हुआ है, तो फिर इसको आगे भेज देगा। तो अब ये यहाँ गया, ये यहाँ, फिर कौन बॉन्ड, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इस कार्बन का कितना हो गया 5, तो अब कार्बन बोलेगा कि नहीं तुम अब इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, ये इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, किसको फिर वापस कर देगा, क्लोरीन को। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया था ना, तो ये बोलेगा क्लोरीन को तुम अपना इलेक्ट्रॉन अब ले लो, क्योंकि मेरा घूम फिर करके मेरे पास आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये बॉन्ड खत्म ना, ये बॉन्ड खत्म, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो गया तो इसका प्लस खत्म, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ये वाला यही रह गया, फिर वापस जो करते हो गया। तो यहाँ क्या परिवर्तन देखा गया बताओ, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ हो गया, यहाँ था यहाँ हो गया, यहाँ था, ये हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, न हुआ। तो इसी क्रिया का नाम होता है रेजोनेंस, और इस क्रिया के दौरान कई स्ट्रक्चर मिला है, कई स्ट्रक्चर बना है, तो सारे स्ट्रक्चर को अलग अलग लिखना पड़ेगा। हम तो एक ही में दोहरा दिए, यहाँ से शुरू किया यहाँ पर वापस, है ना, क्या है। तो अब यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कौन कौन स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसके कारण जो इस रेजोनेंस के कारण जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलता है, रेजोनेंस के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ देखे कार्बन क्लोरीन के बीच कौन बॉन्ड आ गया था, डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस देखा गया, तो इसके बीच डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, पहले कौन बॉन्ड लग रहा था, तो इसी के कारण ये बॉन्ड कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए कम क्रियाशील होता है, नहीं समझ में, यही मेन फैक्ट है। अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखो, इतना स्ट्रक्चर में तोड़ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो फिर देख रहा, वीडियो फिर देख लेना। उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, बचा हुआ है, और बचा हुआ होने के कारण, हाँ यदि ये बात है तो CH3 CH2 Cl यहाँ है ना, यहाँ भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लोन पेयर है। तो जब ये लोन पेयर अब यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसको कमी हो गया तो कौन चार्ज, प्लस चार्ज। तो यहाँ कौन कौन बनेगा, अब देखो यहाँ इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन के साथ 5 हुआ। देखो तो मेरे को बता रहा है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और कितना हुआ 5। तो हम यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड नहीं बनाया, इसका साथ था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर भेज दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया नहीं रहा, एक बॉन्ड हो गया, साथ एक बॉन्ड कार्बन से बनाया जाता है, 6 बचा लॉन्ग किया। सुनो ध्यान दो,
यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था ना, तो 6 में से क्या किया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास दे दो यहाँ पर। क्लोरीन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अरे तुम सुनो ना जी, पहले सुनो शब्द तब ना बोलोगे तुम, अपने मन से बोल रहे हो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया, हम क्या बोले कि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है। इलेक्ट्रॉन भीड़ भाड़ से कोई भी आदमी बचना चाहता है ना, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है तो ये क्या करेगा, भागना चाहेगा, आगे भागना चाहेगा। तो आगे भागने का इधर ना रास्ता है, तो इधर आगे क्या करेगा, बढ़ेगा। तो मान ले दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया, तो एक रह गया तो एक खत्म। अब ये इस पर एक यहाँ भी फ्री, तो दोनों में फिर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो लेकिन इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था ना, इसलिए इस पर कमी हो गया, तो कौन सा +4। अब देखो इस क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और एक यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, है ना 7वां, और एक जो इसको दे दिया इसलिए कमी ना हो गया। अब इस पर कितना बॉन्ड बन गया बताओ, 1 2 3, और 2 हाइड्रोजन के साथ भी है तो 5 ना हो गया। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो कार्बन अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं भेज पाएगा, पाए रहता तब भेज पाता, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस संभव नहीं है। रेजोनेंस का होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जहां इस तरह का मिलेगा वहीं पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जैसे आप बेंजीन रिंग में देखो, बेंजीन में डबल बॉन्ड यहाँ क्या था, Cl, तो देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस होता है। क्या आप बोलो तो आया समझ में? अब देखो बच्चा, हम वन सब स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, वन सब स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं। आप समझ जाना, सब जगह H छुपा हुआ है, कार्बन छुपा हुआ है, और इसे क्या लगा दिए, यहाँ कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7, 6 दिखा है, एक बंधन बॉन्ड बना लिया है। पर इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो इसको आगे भेजना होगा, नहीं भेजना होगा। तो और इस रेजोनेंस होने का साइन यही होता है, यह साइन बताता है रेजोनेंस हो रहा है। तो कैसा मॉलिक्यूल बन गया बताओ, यहाँ तो बॉन्ड खत्म, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, यहाँ गया था, और इसी के कारण कौन चार्ज हुआ, -चार्ज। और यहाँ कौन बॉन्ड बन गया, प्लस बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और Cl पर कौन चार्ज, +चार्ज। बाकी ऐसा तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो एक स्ट्रक्चर बना ऐसा। आप फिर क्या बोले, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ भेजेगा, इसको ऐसे दिखाएंगे, तो फिर अब कैसा स्ट्रक्चर होगा बोलिए, जैसे यहाँ पर यहाँ आएगा तो ये इस पर भेजेगा, तो क्या बन गया बोलिए, यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना, और यहाँ क्या हो गया, माइनस, और यहाँ तो आपका Cl प्लस है ही, और यहाँ डबल बॉन्ड है ना, देखो। अब फिर क्या होगा, ये इस पर भेजेगा तो ये इस पर भेजेगा, तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ बोलो, बोलो क्या हो, यहाँ Cl प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। अब फिर इसमें आगे भेजेगा तो ये इसको भेजेगा, तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ। अब आपका क्लोरोबेंजीन वापस आ गया, हो गया ना, चल पाते हो।
लेकिन थोड़ा सा अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ? पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ। ये इसी को डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बदलते रहता है स्थान। तो इसलिए पांचवा स्ट्रक्चर मतलब कलोरो बेंजीन का पांचवा स्ट्रक्चर कहलाएगा। कौन स्ट्रक्चर कहलाएगा बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी पांचों का क्या नाम होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचना बोलते हैं। तो अब जब ये पूछा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कलोरो बेंजीन का अनुनादी संरचना कितना होता है? 5। पांचों गिनती करना है। ये 4 दिखाई दे रहा है, 5 है। अब सुनो, हम इन पांचों का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? सिंबल। तो इसको रिंग को ऐसे लिखे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अस्थिर है ना है, तो इसलिए इसको घूमते हुए ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। और इसी के साथ आपका क्लोरीन लगा हुआ है। ये हुआ डॉट डॉट डबल बॉन्ड। कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, अब डॉटेड डबल बॉन्ड है। क्यों ऐसा हुआ? तो देखो, ये पांचों स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच कितना स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है? 3 में दिखाई दे रहा है। एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो पांचों स्ट्रक्चर में 3 में ही डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे बॉन्ड का नाम है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या नाम है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। आंशिक रूप से डबल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। पांचों में रहता तब कंप्लीट होता। 5 में 3 में है, इसलिए आंशिक बोलना पड़ेगा। नहीं है समझ में? पार्शियल क्यों डबल बॉन्ड है बताओ? 5 में 3 में ही डबल बॉन्ड है, बाकी 2 में नहीं है, इसलिए इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कहा गया। और यह जो स्ट्रक्चर बना, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या हुआ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सबका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है? तो अब इस पांचों स्ट्रक्चर को, इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो रेजोनेंस से क्या दिखाई पड़ रहा है कि क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच कौन बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसके कारण ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। कार्बन क्लोरीन के बीच बंधन आसानी से नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है। हम लोग पढ़े थे 11th में, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन स्ट्रॉन्ग होता है? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ये कमजोर होता है, एनर्जी तो तुरंत खत्म, टूट जाएगा। समझ गए? कोई पहलवान आदमी एकदम हिस्ट पहलवान, उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, उससे बड़ा पहलवान को लाना पड़ेगा, तब ना गिराएगा उसको। वही बात है, ये पहलवान नहीं है, ये बड़ा पहलवान है, ये सबसे बड़ा पहलवान। तो इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। हाँ, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो और खतरनाक होता, या तो डबल ही है। इसलिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाता है। टूटेगा तभी ना Cl- निकलेगा। उतार लो पहले।
क्या गप कर रहा है? और रेजोनेंस क्या है समझ में आया? इसको नहीं आया समझ में? जिसको नहीं आया फिर से वीडियो देख लेना, यही उपाय है उसका। और फिर से देखना, समझ में आ जाए। और 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन के अनुनादी संरचना लिखें। ये 5 लिखना पड़ेगा। और इस स्ट्रक्चर से आगे आने वाला रिएक्शन आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा देखना। इसको पढ़ना बहुत जरूरी था आगे आने वाले रिएक्शन के लिए। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे तुम एक लकड़ी ले लो, अकेला लकड़ी, और 2 लकड़ी एक साथ ले लो, और 3 लकड़ी एक साथ ले लो, तो कौन लकड़ी को आसानी से तोड़ोगे? है उसको बताने को। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ोगे, कम एनर्जी लगाओगे टूट जाएगा। और डबल लकड़ी को और थोड़ा एनर्जी और ज्यादा लगा हार्ड हो जाएगा। और ट्रिपल लकड़ी को और हार्ड हो जाएगा, और ज्यादा एनर्जी लगाना हो। वही ना बात है। ऐसा तो बताए थे, बॉन्ड एनर्जी हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। बॉन्ड एनर्जी सिंगल डबल ट्रिपल सब बताए थे। रेजोनेंस क्या है? तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। यदि कोई पूछेगा कि रेजोनेंस क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्या बोलोगे? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहता है, अस्थिर नहीं रहता है। इसी क्रिया का नाम होता है रेजोनेंस। जैसे तुम लोगों में बहुत रेजोनेंस देखा जाता है, देखा जाता है ना। जो पढ़ने वाला नहीं है वो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है उसमें, और जो पढ़ने वाला है रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है उसमें। मिला में बोलो। अब इसका थोड़ा कारण लिख लो कि हाइड्रोजन कम क्रियाशील क्यों है। इसके आधार पर, इसके आधार पर कम क्रियाशील क्यों है बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यही स्पष्ट होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए कम क्रियाशील होता है। और हाइलो अल्केन में क्या होता था बच्चों? यहाँ पर रेजोनेंस क्रिया नहीं होता था, रेजोनेंस नहीं होता था यहाँ, इसलिए आसानी से टूट जाता था। सिंगल बॉन्ड रह जाता था, इसलिए आसानी से टूट जाता था, रिएक्शन होता था।
तो अब लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। हाइलोएरिन, हाइलोएरिन, हाइलोएरिन में, हाइलोएरिन का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। हाइलोएरिन का एग्जाम्पल क्या लिए हम लोग? क्लोरोबेंजीन। हाइलोएरिन के रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि, यह स्पष्ट होता है कि इसके कार्बन और एक्स, कार्बन और एक्स के जगह क्या लिखेंगे यहाँ? सीएल। ये कार्बन सीएल कहाँ से आया पता चला? कहाँ से आया? सी और सीएल कहाँ से लिखे आप? आपका ऐसा था ना क्लोरोबेंजीन, ये ना कार्बन छुपा हुआ है, ये हम इसका बात कर रहे हैं। तो होता है, स्पष्ट होता है कि इसमें, इसमें कार्बन क्लोरीन के बीच, पार्शियल, के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड उपस्थित है, उपस्थित है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जिसके कारण क्या होगा बताओ? जिसके कारण हाइलोएरिन, हाइलोएरिन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में CCl के बॉन्ड स्ट्रेंथ, के बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है, जिसे तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है। अतः, अतः हाइलोएरिन, अतः हाइलोएरिन क्या होता है बच्चों? कम क्रियाशील होता है।
हो गया बच्चों? तो कारण समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन कम क्रियाशील क्यों है। अब दूसरा कारण लिखो, क्या था दूसरा कारण? दूसरा कारण बताओ। डिफरेंट, क्या था? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और क्या? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या ना था दूसरा कारण। अब देखो इसको समझो। और रेजोनेंस इफेक्ट कैसे पड़ा, कैसे काम दिया, देखा ना? रेजोनेंस का प्रभाव कैसे उसको कम रिएक्टिव कर दिया। रेजोनेंस होने के कारण वो मॉलिक्यूल कम क्रियाशील हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कम क्रियाशील हो गया। जैसे किसी का परिवार में बच्चा यदि बिगड़ जाए तो माँ बाप का क्या हाल होगा बताओ? तो माँ बाप आगे बढ़ेगा, वही परेशान, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। वही बात है, क्लोरोबेंजीन में लोन पे उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्लोरोबेंजीन माता पिता समझो, और लोन पे उसका बच्चा हो गया, तो लोन पे उस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, जम गया, तो रिएक्टिव नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ क्या लिखे? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड। अब ये क्या है देखो, अभी हाइड्रोजन में क्लोरोबेंजीन का हम स्ट्रक्चर लेते हैं। अब ये कार्बन छुपा हुआ है ना कार्बन, तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा? sp2 होगा। कौन देखो sp3 बोलता है, पढ़ने वाला नहीं है। कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में पाई बनता है सिग्मा, सिंगल में सिग्मा, सिंगल में, तो पाई बॉन्ड का गिनती नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। कितना सिग्मा बना है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन 2 या 3। समझ में आ गया? ये सब बताए हुए हैं, यही चैप्टर में बताए हुए हैं, क्लासिफिकेशन जब पढ़े थे। और हाइड्रो अल्केन में आ जाओ। हाइड्रो अल्केन में ये आया, हाइड्रो अल्केन हुआ इथाइल क्लोराइड। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन जिस कार्बन से देखना उसी को देखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 ना होगा, कैसे sp3 होगा देखो, मौसम को नहीं पचा होगा। कार्बन का 2 हाइड्रोजन था ना, दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, तो बता कितना बॉन्ड हुआ? 4 सिंगल है, तो कौन कौन बनेगा? तो कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp3। मतलब हाइड्रो अल्केन में हाइड्रोजन एटम, हाइड्रो अल्केन में हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग को देखने में लगता है कि कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, होता भी है। क्लोरीन का वैल्यू 3 होता है और कार्बन का होता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ गए? तो क्लोरीन का ज्यादा है, कार्बन का कम है। तो अब इस ये इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका था? तो क्लोरीन अब चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भागने का, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। देखने में लग रहा है क्लोरीन का ज्यादा होता है, जानते भी हम लोग क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो क्लोरीन इस दोनों को लेकर भागना चाहेगा, तो Cl- के रूप में भागना चाहेगा। जब इसको लेकर भाग जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा,
जो आसानी से नहीं होगा ऐसा। अब क्यों नहीं होगा, ये कारण इसी का, यही मेन कारण है। देखो अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मतलब इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तब sp2 में ये कितना ऑर्बिटल है, इसमें 2 या 3 ऑर्बिटल है। तो 100 को 3 भाग में बांटो तो यस का प्रतिशत आएगा 33.3%। और फर्स्ट पी ऑर्बिटल 2 बार है तो ये 67.67 मान लो या 66.6 मान लो, दोनों मिला के 100 पूर्णा चाहिए। ये पी 2 बार है इसलिए 33 2 बार इसमें जुटेगा, और ये अकेले है तो 33 होगा ना, बोलो। अर्थात sp2 में यस का भागीदारी कितना प्रतिशत है, 33.3%। इसको बोलते हैं एस कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, जब पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, समझ गए ना। देखो हम बोलते हैं ना 11 काम देता है 12th में, तो जो बच्चा नहीं पढ़े हो देखो भगवान जैसा देखते रहो खाली, तो दिक्कत होगा। 12 से पढ़ना जरूरी 11 होता है। तो आप देखो sp2 में यस का प्रतिशत कितना है, 33.3। तो इसको बोलते हैं एस कैरेक्टर। sp2 में एस कैरेक्टर 33.3। और इसमें निकालो sp3 में 3 एक 4 ऑर्बिटल है, 100 को 4 भाग में बांटो तो यस कितना प्रतिशत होगा, 25%। और पी कितना प्रतिशत, 75। 3 बार है तो 75 ना हुआ। अब बोलो ऐसा हम क्यों किए, देखो इसी का खेला है यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है यस कैरेक्टर का सीधा समानुपाती होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर का सीधा समानुपाती होता है। मतलब जिसमें परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तब बताओ यहाँ पर यस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसमें एस परसेंटेज कितना है और उसमें क्या है 25। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इस कार्बन का होगा, इसका ना होगा, इसका होगा। और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका अब यहाँ क्या हो जाएगा ज्यादा, इसलिए क्लोरीन दोनों को आसानी से लेके भाग जाता है और कार्बन देखते रह जाता, ठग लेता है इसको, भाग गया इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो ठगा गया ना, ये देखते रह जाता है, जा भाग गया। तो अब देखो अब यहाँ देखो इस कार्बन का एस परसेंटेज कितना है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब ये बोलता है कि तुम हमसे लेकर नहीं भाग सकते हो, मेरे सामने तुम्हारा कम औकात है, समझ गए। तो कार्बन क्या बोलता है, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग नहीं सकते हो, तो जल्दी ये टूटेगा बंधन, इसलिए कम क्रियाशील होता है, इसलिए कम क्रियाशील होता है, दूसरा कारण हुआ। तो मतलब यहाँ पर हम लोग पहले इसको तो लिख लो, इसका कारण डेज देकर लिखो, लिखो हाइलोएरिन, हाइलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। रहता है और इसमें यस कैरेक्टर
33.3% होता है। 33.3% होता है। जिसके कारण कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा अधिक होता है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है और इसमें s कैरेक्टर कितना प्रतिशत होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा अधिक होता है। अतः हाइड्रोजन में CX बॉन्ड आसानी से, क्या मैं बताऊं, आसानी से नहीं टूटता है। इस कारण यह कम क्रियाशील होता है। तो से लिख रहा है। ये सबको घर पर जाकर फिर से पढ़ना स्थिर से, है ना, माइंड एकदम शांत करके। यहाँ तो लगभग याद ही हो जाता होगा, घर पर याद सारा पढ़ोगे पूरा याद हो जाए। हो गया बच्चा? अब इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, ये आपका हाइड्रोजन है, क्या बच्चों बताओ? हाइड्रोजन क्या लगा दे? X। यहाँ पर इसका कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसमें S कैरेक्टर कितना है? 33.3%। और हाइड्रोअल्केन में आप ले लीजिए, हाइड्रोअल्केन में यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इसमें S कैरेक्टर कितना है? 25%, है ना। तो हम लोग जानते हैं जहां पर S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। तो लिख दो यहाँ पर बगल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। ये हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन और X के बीच बंधन आसानी से नहीं टूटता है, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देता क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ जाने नहीं देता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पकड़ के रखता है, नहीं जा सकते हो, इसलिए बॉन्ड टूटता है, कमजोर हो जाता है। हाँ, वही यदि टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, क्या होगा बोलो?
बॉन्ड टूट जाएगा ना, तब उसके स्नान ये मजबूर हो जाएगा, हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब क्लोरीन को हाइड्रोजन को बोले अलाव लेके जाओ तुम भागो, तब यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज। इसलिए हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। जैसे ये बैठा हुआ है, चिपका हुआ है, इसको बोलेंगे तुम उधर जाओ नहीं जाएगा, तो इसके साथ अट्रैक्शन है। अब नीचे से हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, और छोड़ छाड़ के भागेगा ना, वही बात है। कार्बन एक्स को पकड़ के रखा है, नहीं जा रहा है, तो कब क्रियाशील होगा? यह आयन में टूटेगा तभी ना क्रियाशील होगा। कोई भी चीज आयन में टूटता है तभी वो अधिक क्रियाशील होता है। तो इसको आयन में तोड़ने के लिए, इसके बीच बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी देना पड़ेगा, तभी यहाँ का X माइनस हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर जुटेगा, तब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी में उलझा हुआ है। तो यह तुम्हारा हो गया दो कारण। अब देखना है कि आखिर यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है कैसे, एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो लिखो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हो गया बच्चों, बोलो। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए आप। अब देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक कैसे इसमें हेलोएरिन में होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपका हेलोएरिन में कौन सा एग्जाम्पल ले लें, बोलिए। अब इसमें ऐसे गोल कर सकते हैं ना, और इसी में क्या लगा देंगे तो क्या नाम हुआ? कार्बोबेंजीन, हेलोएरिन हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे, कैसा? तो एक्वस। ठीक है, तो आप बताइए, आप क्या दोनों में आसानी से रिएक्शन होगा? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा, बोलो। हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है ना, इसलिए इसका क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ हाई टेम्परेचर दिया जाता है, 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब दिया जाता है। समझ गए? इतना देने के बाद तब फिर हीट करते हैं। ये तो हीट हुआ है, टेम्परेचर दिया तो हीट है ना होगा, तब जाकर यहाँ पर कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, बोले अब तुम जाओ, अब हमसे नहीं हो पाए, तुम लेके जाओ। तो यहाँ जब क्लोरीन लेके जाएगा तो क्लोरीन पर कौन चार्ज, और कार्बन पर प्लस चार्ज होगा। अब आयन टूट गया, अब यह रिएक्शन कर सकता है। और यहाँ NaOH का वास्तविक में 2 मॉलिक्यूल प्रयोग में आता है, लिखा रहेगा NaOH केवल। आपको रिएक्शन कराने के लिए 2 दिखाना पड़ेगा, तब आपका बैलेंस होगा। आप नहीं भी दिखाओ तो कोई बात नहीं है, 2 मत दिखाओ, हम समझने के लिए बता रहे हैं। इसका मतलब NaOH का कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है इसके साथ? तो NaOH का 2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे अलग अलग कर दिए। अब दोनों से H2O को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से OH, यहाँ से H लेंगे तब में H2O बाहर निकलेगा, या यहाँ से OH, यहाँ से H लेंगे तब में H2O बनेगा। तो यहाँ का OH और H क्या बन गया, बोलो? H2O। तो यहाँ से OH टूटेगा तो Na पर प्लस होगा, OH पर, और यहाँ H टूटेगा, H पर प्लस, O पर माइनस होगा। अब OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लिया? H2O। तो यहाँ से आपका H2O निकलेगा, और यहाँ Na प्लस Cl माइनस मिलके क्या बना लेगा? तो NaCl भी निकलेगा। और कार्बन पर प्लस बचा हुआ है, वो Na माइनस बचा हुआ है, तो इस कार्बन प्लस से क्या जुड़ जाएगा? वो Na। तो इधर आपका बन जाएगा
क्या बनेगा बच्चों बताओ? ONA। और इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम। सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनोक्साइड। यह फिनाइल ग्रुप है ना, तो फिनोक्साइड हो गया। अब इसमें तनु HCl डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तनु HCl। तनु HCl डालने पर H पर +4 Cl पर O- Na, तो Na+ किससे मिलेगा? NaCl बन जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा? और H+ किससे मिल जाएगा? तो क्या बन गया यहाँ भैया? तो ये बन गया फिनोल। क्या बना? फिनोल। और देखो देखो कमाल की बात देखो यहाँ Cl एक न्यूक्लियोफाइल था और Cl का स्थान कौन ले लिया? OH- लिया है ना, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो गया? तो यह रिएक्शन आसानी से हुआ क्या? देखो इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर सब हुआ। और उसके बाद यहाँ पर अलग से फिर अम्ल भी डालना पड़ा, एसिड डालना पड़ा। कैसा एसिड? तनु HCl। तो अम्ल मिलाने की क्रिया को एसिडिफिकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। इसको हिंदी में अम्लीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीकरण। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा हुआ? OH के द्वारा हुआ। इसलिए यहाँ बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यह सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हुआ? OH- के द्वारा हुआ। इसलिए बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। और यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। समझ गए? और ये इस रिएक्शन को कराया था डाउ नामक वैज्ञानिक। क्या काम कराया था? इसको डाउ प्रोसेस बोलते हैं। डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्या बनाया जाता है? फिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको कन्वर्जन में पूछ सकता है क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाए, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाए, तो पूरा दिखाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये पूरा दिखाते हुए लिखना होगा, डायरेक्ट नहीं। तो आप लोग हेडलाइन क्या दिए थे बोलो? तो लिख दो, स्टार देकर लिख दो। पहले एग्जाम्पल में स्टार देकर लिख दो। रिएक्शन विथ किसके साथ? NaOH के साथ। रिएक्शन विथ NaOH। तो इसको कराया था कौन? डाउ नामक वैज्ञानिक। इसको डाउ प्रोसेस बोलते हैं। इसको लिखते हुए आप इसको उतार लो पूरा। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ पढ़े हम लोग? NaOH के साथ पढ़े। तो इस तरीका से हाइलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है। आसानी से नहीं हुआ, ये बहुत कठिन परिस्थिति से हुआ। इसी को बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। जैसे कोई बच्चा गरीब होता है, वो IAS अफसर बन गया, IPS बन गया, तो वो आसानी से नहीं कर पाता है, बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है उसको, तब होता है IAS। उसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। जैसे एक पटना में कृष्णैया नामक लड़का था, कृष्णैया। तो वो पटना स्टेशन में, जंक्शन में कुली का काम करता था, है ना। और दिन भर कुली का काम करता था, रात में वो पढ़ता था। और पढ़ता कहाँ था? प्लेटफार्म में जो लाइट जलता था उसमें वो पढ़ता था, बैठ बैठ। जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहता था, आदमी नहीं है, वहां जाके वो पढ़ते रहता था। तो IAS कंप्लीट किया।
और मुजफ्फरपुर का डीएम बना है, मुजफ्फरपुर का। हालांकि उस डीएम को मार दिया गया, उस डीएम को मार दिया गया। में पढ़ते थे हम। अब पूरा उस समय एकदम माहौल खराब था पूरे इंडिया का। डीएम को जो मार दिया था पूरा माहौल खराब हो गया, पेपर में एकदम छाया हुआ था ऐसा। बेटा ने बोलो, इसलिए ड्रास्टिक कंडीशन मतलब समझ में आया क्या? ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कठिन परिस्थिति में आसानी से नहीं होना, कठिनाई से कोई काम करना, उसी को ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। तो डाउ प्रोसेस समझ में आया? तो डाउ प्रोसेस में क्या से क्या बनता है बता? ये तुम्हारा क्या नाम है बोलो तो? बेंजीन नाम है, लिख लो जल्दी से। अब दूसरा रिएक्शन देखो, ये निक्लोफिलिक खत्म, दूसरा रिएक्शन देखो क्या। दूसरा रिएक्शन क्या है बच्चों? बताओ बताओ जल्दी से। रिएक्शन विद मेटल। तो हम लिखो दूसरा नंबर, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। अब हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मेटल के साथ। तो पहला इसमें हम लोग लेते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। किसके साथ करेंगे? मैग्नीशियम के साथ करेंगे। और ये बात हाइड्रो अल्केन में भी पढ़े थे, याद है किसी को? बोलो। मैग्नीशियम के साथ पढ़ रहे हैं। अल्काइल मैग्नीशियम, हाँ, उसको क्या कहा जाता था? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। उसका सूत्र था RMgX। वही बात यहाँ भी होगा, सेम बात। वहाँ हाइड्रोअल्केन के साथ पढ़े थे, यहाँ हाइड्रोएरिन के साथ पढ़ना है। यहाँ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। देखो हाइड्रोएरिन में हम एग्जांपल किसका ले लें बच्चों? बोलो बोलो। हाइड्रोएरिन ले लिया अभी, और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में मिलाकर क्या करेंगे? हीट तो करना ही पड़ेगा। क्यों हीट करेंगे? ये कम क्रियाशील होता है, नहीं ना समझ में? तो यहाँ तो कार्बन छुपा हुआ है, तो कार्बन और X के बीच मैग्नीशियम को लाके जोड़ देना है केवल।
मतलब कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा और मैग्नीशियम किससे बनाएगा, X से बना लेगा। तो बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो बोलो, Mg और इसके साथ X, कार्बन के साथ जुट गया और ये इसके साथ जुट गया। तो इसका नाम हुआ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हुआ, या इसको एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हो। एराइल मैग्नीशियम, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहा जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एराइल को AR लिखते हैं और Mg और ये X। तो क्या पढ़ोगे इसको, एराइल मैग्नीशियम ऐसे लिखो या ऐसे। अब यहाँ पर एराइल के जगह फिनाइल हो सकता है, X के जगह क्लोराइड हो सकता है। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, वही सारा किसमें आएगा, लिखो लिखो, सब पढ़ा हुआ है पीछे में, नया बात नहीं है ये, उतार लो जल्दी से। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो जाति हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो जाति हुआ, कौन कौन, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। बीच में गोला मारो। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करने से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो गया बच्चों, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो क्लास हुआ बच्चों, कौन कौन दो क्लास हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन कौन दो क्लास हुआ बोलो, जिसको GR बोलते हैं शॉर्ट में, कौन कौन दो क्लास हुआ, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और दूसरा क्या हुआ, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। हम चाहते हैं ना अब तक पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, तुम लोगों के साथ ठगने का काम नहीं करेंगे, तुम लोगों के लाइफ से खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसलिए हम A to Z पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो पढ़ रहे हो ढंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका क्या नाम होगा बताओ, RMgX, ये वो अल्काइल मैग्नीशियम, और दूसरा क्या होगा, ये RMgX। पढ़ लोगे ना। अब यह किसमें टूटेगा बताओ, किसमें टूटता था, याद है किसी को, Mg पर प्लस होगा, मेटल है ना, तो यह टूटता था आपको R माइनस में टूटता था, और MgX प्लस में टूटता था। उसी तरह यह भी टूटेगा, किसमें टूटेगा बोलो,
ये R माइनस और Mg X प्लस। ये R माइनस का मतलब फिनाइल ग्रुप हुआ बच्चा, फिनाइल। यहाँ पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज बना हुआ, ये हुआ एराइल ग्रुप। उतार लो, उतार लो जल्दी से। तो ऑर्गेनिक में आज यहीं तक रहने दो। अब निकालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स निकालिए अब जल्दी से। इसका वीडियो ऑफ कर दो तो।